Next point is establishment of peaceful environment। देखिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। शांति, कानून व्यवस्था, शांति, कानून व्यवस्था, पीस, लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी काम आप जानते हैं कि अच्छे से तब होता है जब थोड़ी शांति होती है। हर कोई काम करने के लिए थोड़ी शांति खोजता है। आप कोई भी काम आप पढ़ रहे हैं, आपके आसपास शोर हो रहा है तो आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी, अगर कोई टेक्नीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर, वो काम कर रहा है, वहाँ वो शोर शराबा हो रहा, कहता है कि प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए, अब मुझे काम शांति से करने दीजिए, ध्यान लगाने दीजिए। हर व्यक्ति को चाहे किसी भी तरह का काम हो, कोई चाहे मजदूरी कर रहा हो, ईंट लगा रहा हो मकान बनाने में, कोई सड़क बनाने में लगा हुआ हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, कोई इंजीनियर अपना काम कर रहा हो, कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा हो, कोई टीचर पढ़ा रहा हो, कहीं स्कूल चल रहा है, किसी भी काम में आपको शांति चाहिए। और शांति का मतलब यहाँ सिर्फ शोर शराबे से ही नहीं है। शांति का मतलब यहाँ है मेंटल पीस, दिमाग में शांति होनी चाहिए। और यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांत दिमाग से काम करूं। कोई गाड़ी चला रहा है, उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्या है, एक्सीडेंट कर लेगा। कोई मशीन चला रहा है, उसके दिमाग में कोई तरह का टेंशन है, वो अपना कुछ एक्सीडेंट कर लेगा, उसका कुछ डैमेज हो जाएगा बॉडी, या कुछ और हो जाएगा प्रॉब्लम। कोई डॉक्टर है, अगर वो मेंटली पीसफुल नहीं होगा तो पता चला ऑपरेशन कर रहा है, करना होगा कुछ कर देगा, कुछ पेशेंट का पता चला जान चला गया। कोई मशीन से काम चल रहा है, कहीं मतलब किसी भी तरह का काम है, तो वहाँ उसे पीस चाहिए। पीस का मतलब एक आउटर पीस और इनर पीस। बाहर शांति चाहिए, यानी वहाँ ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, हल्ला उड़दंग चल रहा है, तो आदमी शांत नहीं, काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अगर बाहर शांति है लेकिन उसके मन में कोई परेशानी है, मन में उसके चिंता है, तो भी वो काम ठीक से कर नहीं पाएगा। तो मन में जो चिंता है, ये कैसे शांत हो सकती है? क्योंकि अगर कानून व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था ठीक से चल रही है, सरकार ठीक से काम कर रही है, तो लोगों के मन में एक शांति होती है, डर नहीं होता है किसी तरह का। कहीं जा रहे हैं तो उसके मन में डर नहीं है कि कोई हमें लूट लेगा, कोई हम पर अटैक कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो ये जब शांति व्यवस्था होती है, जब कानून व्यवस्था काम करती है। अब सड़कों पर है, सड़कों पर आप ठीक से कैसे चल सकते हैं जब आपके सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बढ़िया है, ट्रैफिक सब रूल्स सब फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक जो है लाइट सब काम कर रही है, या मैनेजमेंट करने वाले ट्रैफिक सब पुलिस वहाँ पर है, तो आप रोड पर गाड़ी ठीक से चला सकते हैं। उसी तरह काम काज है, आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर है, आपको कहीं पैसे ले जाने पता चला, डर लगा रहता है कि अरे पैसा ले जाएंगे लूट लेगा, तो आप पैसे नहीं ठीक से ले जा पाएंगे सेफली, आपका काम सब स्लो हो जाएगा। जिस टाइम आपको जब जहाँ जो डिलीवरी करना है, कोई काम करना है, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर में डर है। आप कई सारी बातों का इंतज़ार करते रहेगा, इंतजाम करते रहेगा कि हाँ इतना लोग रहेगा, हम साथ में तब जाएंगे पैसा जमा करने, ये आएगा वो आएगा, साथ में सिक्योरिटी रहेगा तब जाएंगे, या किसी भी काम को लेके। तो लॉ एंड ऑर्डर, शांति कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ताकि कामकाज सुचारू रूप से चल सके। तो पहले आपको पता है कि कुछ समय पहले बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी। न शांति से टीचर प्रोफेसर पढ़ा पाते थे, उनको डर लगता था कि कब कोई क्रिमिनल आ जाएगा, रंगदार आएगा, हमसे कुछ डिमांड कर देगा। बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता था कि उसको डर था कब हमें कोई लूट लेगा, कब हमसे कोई वसूली कर लेगा, नहीं देंगे तो पता चला किसी को किडनैप कर लेगा, किसी का मर्डर कर देगा। तो इस तरह हर तरह का एम्प्लॉय, हर तरह का व्यवसायी परेशान था, और इस वजह से बिहार की इकोनॉमी जॉब, आपको बताया है कि किस तरह का हालत था कि यहाँ 90s में इतना ज़्यादा जो है मर्डर्स हो रहे थे, मैसेकर्स हो रहे थे, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती थी, पता चला पूरे गांव पर आके गोलीबारी कर दी, जेल तोड़ के ले जा रहे हैं क्रिमिनल्स को। और इतना ज़्यादा गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, रंगदारी, जो भी नाम दीजिए उसको, और नक्सलवाद चल रहा था बिहार में। लोग, मैंने आपको बताया कि सरेआम मर्डर हो जा रहे थे, किडनैपिंग हो जा रहे थे,
लूटपाट हो रही थी, तो लोग जो है बिहार छोड़ छोड़ के जा रहे थे लोग। इस कारण बहुत सारे जो ह्यूमन कैपिटल थे बिहार के, दोज पीपल विच वर द ह्यूमन कैपिटल ऑफ बिहार, दे लेफ्ट बिहार। वो बिहार छोड़ के बाहर चले गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, भुवनेश्वर गए, जयपुर गए, कलकत्ता गए, यहाँ से छोड़ के, क्योंकि यहाँ सेफ्टी नहीं था, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वो अपना मुश्किल प्रॉफिट भी नहीं ठीक से कमा पा रहा, उसमें से अब किसी को रंगदारी दो तो किसी को कुछ दो, तो वो भाई काम किस लिए करेगा? वो काम किस लिए करेगा अगर उसको उसमें प्रॉफिट ना हो? जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी आपको सबको देना पड़ रहा है, तो कोई काम किस लिए करेगा? तो लोगों ने इसलिए काम से लोगों की रुचि टूट गई थी। हम लोग का बिजनेस भी हम लोग को बंद करना पड़ा इसी वजह से, ये लालू प्रसाद की वजह से। इतना ज़्यादा इन्होंने बिजनेस करना मुश्किल कर दिया, और ऊपर से जो है तरह तरह का जो ये सब गुंडे और ये सब हैं, ये डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए सब तरह के लोगों को। हमारा तो काफ़ी पावर था हाथ में, तो हम लोग बहुत दिन तक सस्टेन किए, लेकिन बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो गया तो उसको कौन करेगा? जब घाटे का बिजनेस तो कोई नहीं करना चाहता है। तो ये हाल हो गया कि बड़े बड़े व्यवसायी, बिजनेसमैन या और तरह के लोग, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस, उनको बिहार छोड़ के वो लोग, कोई बिहार आना नहीं चाहता था। ये हाल था बिहार के लोग। आपको बता रहे हैं कि मतलब सोचिए क्या हाल था कि मेरा एक कलीग था जो कॉलेज में पढ़ता था, मेरे ही होम टाउन का था। वो बोलता था कि भाई हम कभी छुट्टी में घर नहीं जाते हैं, क्यों? पता चलेगा पकड़ के मेरा शादी कर देगा। जो पकड़ुआ ब्याह या जो भी कहते हैं यहाँ, तो वो घर नहीं आता था कभी छुट्टी में कि मेरा शादी कर देगा कोई ना कोई पकड़ के जो है। तो इस तरह का सोचिए कि जब एक आम स्टूडेंट का, और पटना में क्या हाल था, मैं कई जानता हूँ जो हमारे साथ के एज में थे या हमसे छोटे में थे, जो यहाँ पढ़ते थे लोग, पटना में अच्छे पढ़ने में थे, उनको उनको पकड़ पकड़ के दूसरे का एग्ज़ाम दिलवाया जाता था, फोर्सफुली, गन पॉइंट पर। जो वो लोग देख लेता था कौन पढ़ने में अच्छा है, कहाँ कहाँ, उन लोग को जो एग्ज़ाम आता था उन लोग को उस दिन उठा लेता था कि चलिए जाके एग्ज़ाम दो, नहीं तो गोली मार देंगे। या अब डर में है, अब क्या करेगा? स्टूडेंट लाइफ में है, जो पढ़ने लिखने के लिए पटना आया हुआ है, तो वो क्या रजिस्ट करेगा गुंडों को? उसको कह देता था हाँ आपको कुछ पैसा दे देंगे लेकिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो फर्जी उसके जगह जाके एग्ज़ाम देता था। तो इस तरह से एग्ज़ाम का भी धंधा चल रहा था, मैं जानता हूँ पर्सनली। नेता वो लोग टिकाए रहता था, जो भी नेता हाट वगैरह से बच्चे आए रहते थे उनको तो बिल्कुल वो लोग नज़र टिकाए रहता था कि जो भी वो लोग से एग्ज़ाम दिलवाता था। तो इस तरह का जब माहौल चल रहा था, तो इकोनॉमी नेचुरल है कि गर्त में चली जाए, लोग जो है वहाँ से पलायन कर जाएंगे। लोग क्यों बिहार आना चाहेंगे? कोई बिहार आना नहीं चाहता था। इन्हीं सब बहुत तरह के डर थे, सबको सब था। सोचिए स्टूडेंट को अपना डर है, स्टूडेंट को अपना डर है, बिजनेसमैन को अपना डर है, टीचर को अपना डर है। टीचर प्रोफेसर से मांगते थे रंगदारी, कितना इतना पैसा दीजिए। बिजनेसमैन है, नहीं दीजिए गोली मार देंगे। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको उसको देना ही है कि हमको इतना परसेंट आपका चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं होने देंगे, आपका ठेका सब चौपट हो जाएगा। तो हर तरह के आदमी यहाँ, इसलिए इकोनॉमी हमारी चली। तो आज के डेट में कम से कम सरकार को एक क्रेडिट है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधरा, उसमें सरकार भी है, उसमें अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, मनु महाराज जैसे अफसर हैं, मनु महाराज या विकास वैभव क्या, और जो कई लोग हैं जो सब, या डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे और बहुत सारे लोग, तो अशोक सिंघल रहे डीजीपी। तो अधिकारियों का, सरकार का, सबका इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। एक समय अमित लोढ़ा थे जिनका भी फिल्म वगैरह बना था। तो इन सब ने मिलके जो आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर में इतना सुधार किया है, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं वो अरेस्ट हुए या जेल गए या उनको सज़ा हुई, या बहुत सारे बाई नेचुरल कॉजेज़ बीमारी वगैरह से मारे गए हैं। तो देर इज़ नाउ अ लिटिल पीस। बीच में फिर कोरोना के बाद इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था कि जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, लूटपाट, चोरी डकैती, छीना झपटी मट बढ़ गया था काफ़ी, क्योंकि देर वॉज वाइड स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, बाज़ार बंद था, इकोनॉमी बंद थी,
तो लोग क्या करेगा, कैसे गुजारा करेगा? तो नेचुरल मजबूर हो जाता है आदमी, जब पैसा नहीं होता है तो वो बेचारा किसी का चेन झपटे, कहीं जाके चोरी करे, क्योंकि वो कैसे सरवाइव करेगा? कल तक काम कर रहा था, कुछ कमा रहा था, आज उसको कमाने का जरिया नहीं है, तो कुछ ना कुछ गुस्से में वो करेगा ही। इट वॉज ऑल्सो अ रिएक्शन। हम खाली चोरी वगैरह को हम गलत सेंस में नहीं देख सकते हैं। जो भी लोग कर रहे थे बहुत, और ज़्यादातर केसेस में देखा जा रहा था कि यंग लोग कर रहे थे। देवर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25-26, क्योंकि यूथ जो है उसको ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, और उसको अगर कुछ करने को नहीं मिलेगा तो ही विल डू समथिंग इन फ्रस्ट्रेशन। तो वही हाल था कि जब काम नहीं मिल रहा था, कुछ करने का जरिया नहीं था, तो फिर जो है ये सब चोरी झपटे करने लग गए कि भाई किसी तरह गुजारा चले। तो ये चीज़ें हमें इसलिए शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था होना, और साथ में इकोनॉमी भी डेवलप होगी। अब कानून व्यवस्था, जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर। इकोनॉमी डेवलप होगा, हर किसी के पास करने के लिए काम होगा, तो लोग अपना शांति से रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसमें जो नीतीश कुमार जी ने भर्ती किया था टीचर्स को शुरू में 2005 में, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसके जरिए लोगों को नौकरी मिली, गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है, एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब है एक परिवार का जो है गुजारा होने लग गया। तो इतने टीचर्स और उससे जुड़े हुए, उस पर डिपेंडेंट कई सारे लोग और होते हैं। तो अगर इतने लोगों को टीचर्स का जॉब दिया गया, तो देखिए बहुत लोग शिकायत करते हैं कि किसी को भी रख लिया, लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उन लोगों को भी टीचर रख लिया गया, सोर्स से हो गया, ये हो गया, वो जो भी हो गया। लेकिन एटलीस्ट दीज मेनी जॉब्स वर गिवन बाय गवर्नमेंट, जिससे कि उन लोगों पर जो भी डिपेंडेंट थे उनका भी गुजारा होने लग गया, चाहे वो उसका अपना परिवार हो या उससे जुड़े। अब कोई टीचर को सैलरी आता है, परिवार को पैसा आता है, तो वो खर्च करेगा, तो वो खर्च अब जहाँ दुकान से खरीदेगा तो दुकान वाले को भी तो कुछ प्रॉफिट होगा। वो किसी को कामकाज करने के लिए रखेगा, कोई भी खर्च करेगा, तो जहाँ खर्च कर रहा है उसका भी तो कहने का मतलब एक परिवार से बहुत लोग जुड़े होते हैं। दूध वाले से दूध लेगा तो दूध वाले को काम मिलेगा, मेड से बर्तन धुलवाएगा तो मेड को काम मिलेगा, बाजार दुकान से राशन खरीदेगा तो उसको राशन वाले का दुकान चलेगा, सब्जी वाले से सब्जी खरीदेगा तो सब्जी वाले का चलेगा। तो इट वाज अ बिग स्टेप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इतने लोगों को उस समय। और दूसरी बात है कि जो लोग रहेंगे उन्हीं को तो नौकरी दी जा सकती है। पढ़े लिखे लोग रहेंगे नहीं तो किसको नौकरी पर देगा? पढ़ा लिखा लोग सब चल गया था बिहार छोड़ के। देखिए समझिए प्रॉब्लम को, द ह्यूमन कैपिटल हैड लेफ्ट बिहार। जो बच्चे पढ़ लिख रहे थे बिहार के भी, वो बिहार नहीं आना चाहते थे, तरह तरह के उनके मन में डर थे। और जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो बिहार में कौन रहेगा? और जब कोई रहेगा नहीं तो आपको उसमें चुनना है, तो कौन से लोग, फिर क्वालिटी कहाँ से मिलेगा आपको? तो इस वजह से जो भी लोग को रखा गया, लेकिन एटलीस्ट ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता बनाया, और स्कूल एजुकेशन सिस्टम को भी एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे पटरी पर लाया। टीचर्स हमसे कहते हैं कि सर पिछले 20 साल में हम कहाँ से कहाँ लाए हैं स्कूल्स को, ये हम जानते हैं। सही बात है, वो कह रहे होंगे तो गलत नहीं कह रहे होंगे। किस हाल में वो लोग आए होंगे, और आज कम से कम रनिंग स्टेज में है सारा स्कूल कि चल रहे हैं। तो हमें शिकायत करना भी सोच समझ के चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पहले किस हाल में था भाई, और वो टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने यहाँ तक लाया। हाँ, आज के स्टैंडर्ड पर आप कहिए कि सर वो पीछे हैं, तो उनको मिला भी तो बहुत पीछे था। तो सबका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, और सरकार का भी बहुत ही इसमें मतलब क्रेडिबल रहा है। बिहार में सरकार ने, बहुत लोग करते हैं अगर कि क्या किया है तो ये गलत है। क्या किया है सरकार ने, तो देखना चाहिए कि पिछले 10-15 सालों में क्या बदलाव हुआ है बिहार, पहले क्या था। लेकिन है कि पहले लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या था, तो फिर याद दिलाना पड़ता है चुनाव के समय। जो ये लोग भाषण दे के याद दिलाते हैं कि जंगल राज था, तो ये था, वो था, उसको याद करिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी पहले क्या था, किस हालत से हमें यहाँ आए हैं। इसलिए किस हालत में था, क्या शांति व्यवस्था थी, कितना ज़्यादा मर्डर्स, सरेआम मर्डर्स हो जा रहे थे। पटना शहर में लग रहा था गली गली में गुंडे रंगदार थे, हर गली में कोई ना कोई हफ्ता वसूली करने वाला हो गया था, ये हाल था, चलना मुश्किल हो गया था लोगों का।
और ऐसे में आज इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आज आप देखिए पटना पर फ्रीली आप दिन रात आदमी क्या औरत लड़कियां सब चल रही हैं, फ्रीली अपना एंजॉय कर रही हैं, जो मन है जहां घूम फिर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। नीतीश कुमार जी इसी बात को बोले कि देखिए आजकल महिलाएं कितना अपने मन का कपड़ा वपड़ा पहनती हैं, जैसे मन है वैसे घूमती हैं, निकलती हैं। तो लोग उस पर मजाक बनाने लग गए कि भाई क्या बोलते हैं। अरे सही बात बोल रहे हैं भाई। आज देखिए लेडीज़ कितना फ्रीली, आज कोई डर नहीं है, लेडीज़ अपना जहाँ मन है वहाँ जा रही हैं, जैसे मन है वैसे तरह के कपड़े पहन रही हैं। कोई ये डर नहीं है कि हमें कोई बाहर में कुछ बोल देगा, कोई कर देगा, कोई कुछ जो है कमेंट कर देगा। तो हर किसी को फ्रीडम है और हर कोई चल रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। गरीब व्यक्ति भी जो भी है साधारण, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो भी, वो भी अपना आराम से अपना काम कर रहा है बिना किसी डर के। और हर कोई अपना काम कर रहा है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ है, पुलिस वाले कोऑपरेटिव हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है इतना बढ़िया, हर जगह कानून व्यवस्था चल रही है, सरकार के लोग काम कर रहे हैं, तो चल रहा है। लेकिन वही है, कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस ये रहना चाहिए कंटिन्यूड। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए कि विकास बढ़ता रहे आगे, तो उसके लिए शांति व्यवस्था भी चलनी चाहिए, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए। देखिए, there should be a peaceful environment in Bihar which would encourage the industrialists, businessmen to establish themselves in Bihar, which would facilitate the rapid economic development। देखिए क्या यही कहा जा रहा है, एक सेंटेंस में आपसे शॉर्ट में कह दिया गया कि there should be a peaceful environment in Bihar which would encourage the industrialists or businessmen to establish themselves in Bihar। शांति व्यवस्था रहेगी तो बाहर से कोई उद्योगपति, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यवसायी आएंगे और यहाँ कोई काम, कोई धंधा रोजगार लगाएंगे। यहाँ शांति व्यवस्था नहीं होगा, क्राइम होगा, तो फिर लोग क्यों आना चाहेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए सेमिनार किया सबमिट किया, मीटिंग किया जाता है, बिजनेस इन्वेस्टर सबमिट वगैरह कि आइए यहाँ पैसा लगाइए, यहाँ उद्योग लगाइए, धंधा लगाइए। कोई क्यों लगाएगा जब आपको सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, कानून का पालन नहीं होगा, तो कोई क्यों यहाँ बिजनेस करना चाहेगा। अगर शांति व्यवस्था होगी, कोई हर बहुत सारे स्टेट में देखिए लोग धड़ाधड़ लगा रहे हैं, क्यों, उन्हें यहाँ प्रोटेक्शन मिलता है, उन्हें पुलिस काम कर रही है ठीक से, गवर्नमेंट काम कर रही है ठीक से, कानून व्यवस्था है, तो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोग रोजगार धंधे लगाएं, आके उद्योग लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, बिजनेस सेटअप करें यहाँ पर, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, उनको हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करना होगा, कानून व्यवस्था और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, और तब बिजनेसमैन बिना कहे, बिना बुलाए आएंगे। देखिए इतना ज़्यादा मोदी बुला रहे हैं, चाहे नीतीश जी बुला रहे हैं, चाहे योगी जी बुला रहे हैं, हर जगह देखिए क्या है, आजकल बिजनेसमैन को बुलाया जा रहा है, ये पैसा लगाइए। बुलाने से बिजनेसमैन बेवकूफ़ नहीं है, बुलाने से चारा दे के फंसाने वाला मछली की तरह नहीं है कि चारा दे के फंसा ली, ठीक है ना। तो वो, और जब वो देखेगा अपने लायक फैसिलिटी, वो देखेगा कि यहाँ बिजनेस करने लायक माहौल है, यहाँ सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है, वो आपके बिना बुलाए आएगा, वो आपसे कहेगा कि हमको बिजनेस करना है, हमको ये दीजिए परमिशन, वो बिना बुलाए आएगा। और अगर आपके यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके यहाँ डेवलपमेंट ठीक नहीं है, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, आपके यहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटीज़, सब चीज़ ठीक नहीं है, तो आप कितना ही बुलाते रहिएगा, कितना ही उसको चारा दीजिएगा कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, ये इतना देंगे, ये इतना दिन तक आपको ये नहीं लगेगा, उसके बावजूद वो नहीं आएगा, वो फंसने नहीं जा रहा है मछली की तरह। तो वी विल हैव टू प्रोवाइड अ गुड पीसफुल एनवायरनमेंट इफ वी वांट द इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन बिहार, which would facilitate the rapid economic development। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर उसको मिला के ही कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसको हमने अभी आपको इसी में समझा दिया कि प्रशासन यानी सरकार का कामकाज जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ईमानदारी से भरा होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यही आपको बता दिया कि देखिए सरकार ठीक से काम करेगी, प्रशासन ठीक से काम करेगा, तो लोग बिना बुलाए आएंगे।
और प्रशासन ठीक से काम नहीं, पता चला सरकार में कोई काम ठीक से होता नहीं है, अप्लाई कीजिए काम पेंडिंग पड़ा रहता है। तो अगर आपका रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होगा, एक्टिव गवर्नमेंट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्टिव नहीं होगा, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सब नहीं ठीक होगा, तो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे आपके यहाँ बिजनेस करने, इंडस्ट्रीज लगाने। और अगर आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन यहाँ आए, नए नए बिजनेस हमारे यहाँ डेवलप हो, इंडस्ट्रीज लगे हमारे यहाँ, तो उसके लिए आपको एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन देना होगा। नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर। अब ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, हालांकि अब इसमें चेंज हो चुका है काफ़ी कुछ। देखिए, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर, यहाँ जो है सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है। आपको जब पढ़ाया था हमने तो बताया था कि बहुत तरह के जो टैक्सेस होते हैं उनका आपको बताया था हमने कि कैसे है, कुछ टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और कुछ टैक्स जो होता है वो दोनों लोग उसमें कलेक्ट करते हैं जहाँ जिसको मिलता है। लेकिन अब वो जाता किसको है वो अलग, जैसे कुछ टैक्स होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करता है लेकिन वो स्टेट को ही जाता है, कुछ टैक्स होता है जो स्टेट कलेक्ट करता है लेकिन वो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटता है, कुछ टैक्स होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करता है लेकिन वो पूरी तरह सेंटर को जाता है, उसी तरह कुछ टैक्स होता है जो सेंटर कलेक्ट करता है लेकिन वो स्टेट को जाता है, कुछ टैक्स होता है जो सेंटर कलेक्ट करता है लेकिन वो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटता है, और कुछ टैक्सेस होते हैं जो सेंटर कलेक्ट करता है और पूरी तरह सेंटर ही को जाता है। तो इस तरह कई सारे टैक्सेस हैं जो सेंटर गवर्नमेंट को जाता है, भले स्टेट भी कलेक्ट करता है, और उसमें से फिर सेंटर उसको ट्रांसफर करता है फंड्स के रूप में। तो जैसा कि इसमें फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशंस आया था कि इतना परसेंटेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रेवेन्यू का सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो होता क्या है कि भाई स्टेट्स को अपना फंड्स का इंतज़ार रहता है काम करने के लिए, और सेंटर क्या है, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस उनको टाइम पर फंड्स रिलीज नहीं करते हैं। जैसे देखिए अभी था जब आरजेडी गवर्नमेंट के साथ थी यहाँ जेडीयू गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ से फंड्स नहीं रिलीज कर रही थी, सरकार की हालत खराब थी। जब बीजेपी के साथ है तो फंड्स तेजी से आने लग गए हैं। तो पॉलिटिकल रीजन से जिस भी कारण जो पैसा देना है, ऐसा नहीं है कि आपसे मांग रहा है पैसा, वो उसी का शेयर है लेकिन आपके पास जमा है, क्योंकि इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर एक बनाया गया है ताकि देश की यूनिटी बरकरार रखी जाए। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि स्टेट का भी पैसा होता है पहले सेंटर के पास होता है, वो उसको ट्रांसफ़र करता है समय समय पर, ताकि स्टेट और सेंटर में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। लेकिन वो पॉलिटिकल रीजन से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करने में देरी करते हैं कि स्टेट का काम रुक जाए, तो स्टेट का पॉलिटिक्स जो है उसका बदनामी हो जाए, उसको पावर में ना आए। तो इन सब का या बहुत बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट को काम कराना होता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं देती है कि भाई सेंटर का काम है हम किस लिए करें, तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम खराब होगा। तो ये आपस में पॉलिटिकल इन सब के कारण कई बार जो है ये दिक्कत होती है। तो ये अक्सर इशू रहता है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से समय पर रिसोर्सेज पैसे नहीं आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर इज इसेंशियल। अगर बिहार का हमें डेवलपमेंट करना है तो जो रिसोर्सेज हमें मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हमें जरूरी है। देखिए, इसी के लिए नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग रखते हैं वो इसी के लिए होता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से और क्या कोई फायदा नहीं है कि ऐसा कि हमको नाम हो जाएगा विशेष, नहीं, बल्कि उसमें यह है कि जो स्पेशल स्टेट के कैटेगरी में आते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है। तो ये चाहते हैं कि भाई चूंकि हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो हमको कुछ और ज़्यादा फंड्स मिलना चाहिए जैसे और कई राज्यों को दिया जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको स्पेशल स्टेट का कैटेगरी स्पेशल उसमें लिस्ट में डाला जाए। उनको कुछ जैसे देखिए कैसे रिजर्वेशन है, या जो डेवलप्ड में नहीं हैं, जो बैकवर्ड हैं, या तो उनके लिए स्पेशल फंड आता है उनके लिए। तो उसी तरह यहाँ राज्यों के लिए भी कि जो राज्य बैकवर्ड हैं, डेवलप्ड नहीं हैं, उनको एक स्पेशल स्टेट का कैटेगरी में रखा जाता है और उनको कुछ विशेष फंड्स दिया जाता है
तो वो क्योंकि पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा। आप जानते हैं काम जो है वो पैसे से ही होता है। तो जितना पैसा होगा सरकार के पास, और अगर सही ढंग से उसको मतलब उसको करप्ट नहीं होगी सरकार, अगर तो ईमानदारी से काम करना चाहेगी तो उसको काम को अच्छा यूटिलाइज होगा। जैसे देखिए आज के डेट में आप देखिए के पाठक जी को इतना फ्री हैंड मिला हुआ है हर काम करने के लिए, हर डिसीजन लेने के लिए। ये छुट्टी पर गए हुए हैं ना, अभी पेपर में देखे हैं। छुट्टी पर नहीं गए हैं अभी, हाँ कुछ दिन के लिए अप्लाई किए हैं, मांगे हैं, शायद सैंक्शन हुआ है कि नहीं 48 मुझे। दिन के लिए लिखा हुआ पेपर पर। हाँ हाँ, वो देख रहे हैं कि अभी अब गवर्नमेंट चेंज होता है, क्या होता है, मतलब किसका गवर्नमेंट आता है उस हिसाब से आगे क्या हमको मिलता है का आदेश, तो इसलिए वो थोड़ा, और इतना दिन से छुट्टी नहीं लिए तो इसी बहाने अपना रिलैक्स भी हो जाए कुछ दिन में। तो देखिए उनको जो मिला हुआ इसलिए मिला हुआ है फ्री हैंड क्योंकि उनका ऑनेस्टी जो है अनक्वेश्चनड है, उनका कमिटमेंट अनक्वेश्चनड है। पता है कि उनको काम दिया जाएगा तो वो काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जाना हुआ है, आज से नहीं, पहला दिन जब से उनका पोस्टिंग हुआ है तब से। तो इसीलिए सरकार ने हर फंड को उनके उस पर दे दिया है कि ठीक है आपको जितना जहां खर्च करना है आप कीजिए, और वो कर भी रहे हैं, बहुत जांच परख के हर जगह वो। और के पाठक भी उतने ही इसमें फ्री हैं। जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं कि तुम, अगर वो देखते हैं कि सही काम करने वाला है तो उसको कहते हैं कि तुमको जितना तुम्हारा हैसियत है, जितना तुम ले सकते हो उतना काम हमसे ले लो, हम फंड अभी तुमको दे देंगे, तुम काम करो, जो हम क्वालिटी तुम काम कर रहे हो उस क्वालिटी का तुम करो, तुम जितना ज़्यादा बड़ा काम चाहते हो उतना हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। लोग जो होता है, हम देखे, हम पता चला हमें लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि सर हम इतना हम नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है। जैसे कोई कुछ काम करने वाला था, कुछ सब क्या था, तो उसको उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो 80 करोड़ का ले लो और तुम काम पूरा कर दो। बोले कि सर हम इतना बड़ा काम नहीं ले पाते, हमारा जो है कुछ लाख तक का ही काम है, करोड़ में हम नहीं कर पाते, और 80 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम उतना, मेरे पास उतना स्टाफ नहीं है, मेरे पास उतना वो नहीं है उसका, तो हम उतना काम को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आई एम सॉरी। उन्होंने कहा कि मैं अभी चेक काट के तुमको 80 करोड़ का दे देता हूँ, कहो तो तुमको पैसे का अगर थोड़ा भी लगे कि पैसा हमको डिले हो, हम अभी काट के दे देते हैं, लेकिन तुमको काम डिलीवर करना पड़ेगा। बोले कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना स्ट्रेंथ है नहीं, हम थोड़ा अभी छोटे हैं। तो कहने का मतलब है कि के पाठक जी भी जो हैं उतना ही फ्रीली, जो अगर सही काम करने वाला है उसको काम देने के लिए, तो इसमें ये नहीं कि हमको घूस दो, हमको ये दो तब उसको देंगे टेंडर, जो चलता है जनरली कि हमको इतना दोगे तो हम तुमको टेंडर दे देंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं है। और उनका विश्वास है, सरकार का उन पर विश्वास है, इसलिए उनको फ्री हैंड दे रखा है कि आपको एजुकेशन में जितना खर्च करना है करिए, आप एजुकेशन को सुधार कर दीजिए, और लगे हुए हैं, लगे हुए हैं वो। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए फंड रहेगा तब ना, आज इतनी फंड की कमी है सरकार के पास, लेकिन उसके बावजूद के पाठक जी को फ्री हैंड दे रखा है, क्योंकि एजुकेशन में सरकार चाहती है कि हम कुछ करके दिखाएं, पूरे भारत के लिए एक मिसाल पैदा करें, और उसके लिए उन्होंने सारा फंड जो है डाइवर्ट किया हुआ है अभी एजुकेशन और हेल्थ में, तो कर रहे हैं। और काम भी के पाठक उसी सीरियसनेस, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगे हुए हैं कि भाई बिहार के एजुकेशन को हम एक नया लेवल पर लेके जाएं, और चल रहा है कोशिश, अगर इस तरह चलता रहा तो डेफिनेटली चला जाएगा, कोई उसमें ये नहीं है, शक नहीं। तो लेकिन वही है कि उसके लिए हमें, आप जानते हैं कि हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे काम होता नहीं है। और पैसे, और ऊपर से शराबबंदी देखिए नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। शराबबंदी करना बहुत ही घातक स्टेप था, क्योंकि मेजर इनकम का सोर्स वही था सरकार का। एक्साइज से इतना पैसा आता है सरकार को, जो उसका इनकम का मेजर हिस्सा होता है कहीं भी, और उसको बंद कर देना ड्यू टू सोशल कमिटमेंट, कि शराबबंदी करा दी, उसका क्या हुआ, सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। इतना बड़ा इनकम जो उसके टैक्स से होता था वो सरकार का बंद हो गया, और सरकार इतनी मुसीबत में आ गई, सैलरी देना मुश्किल हो गया लोगों को। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, चूंकि सोशल कमिटमेंट है कि यहाँ नहीं, हमें शराबबंदी करनी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, शराब बंद होगा तब। अब ये कोई कहे कि शराब बंद हुआ नहीं तो वो अलग बात है, क्योंकि आप लोगों को आप बांध के तो रख नहीं सकते हैं। सरकार को ऐसा तो है नहीं कि सब लोग को सिक्कड़ में बांध दीजिए भाई तो पिएगा ही नहीं, तो आप बांध तो नहीं सकते हैं लोगों को, लोगों को जो मन आएगा तो करेगा। लेकिन हाँ, कानूनी स्तर पर तो बंद हो चुका है, और बहुत टाइटली, पता चला पुलिस व्यवस्था पर भी इतना जोर है
कि सारा काम छोड़ के सब पुलिस लगी हुई थी। कुछ दिन उधर ऐसा शराबबंदी पर जब फोकस था तो सारा काम छोड़ के पुलिस जो है वो शराब माफिया को पकड़ने में या शराब का इलीगल तस्करी रोकने में जो है लगा रहता था। लेकिन उसका रिजल्ट हुआ कि काफ़ी कम हुआ, एक कल्चर हो गया कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है, बंद है, मतलब ओपनली नहीं बिक रहा है। अब जो लोग अपना यूज करना चाहे जैसे उनको एक तरह समझिए कि छूट भी है भाई, जिसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है उसके बिना रहना तो उसको है कि ले लो अपना ब्लैक में जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था शराबबंदी, जो घातक कदम था, कोई ऐसा नहीं करता है। इसमें मैं कहूंगा कि मोदी से भी बढ़ के हैं नीतीश कुमार। इस मामले में मैं कहूंगा कि वो मोदी या किसी से भी बढ़ के हैं। कोई व्यक्ति ऐसा आज देश में नहीं है जो इतना बड़ा कदम अपना खतरा पर ले सके कि अपना सरकार का इतना जो मेजर इनकम है एक्साइज से उसको बंद करा दे, क्योंकि सोशल कमिटमेंट है या हमें राज्य में विकास करना है, अच्छा माहौल लाना है। सरकार इतनी बुरी हालत में आ गई, पैसा नहीं सरकार के पास। टीचर्स को, किसी को टीचर्स अपॉइंटमेंट के पहले की बात है, सैलरी देने के लिए, सफाई कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए दिक्कत आ रही थी सरकार को। ये हाल, कितनी बार सफाई वाले सब हड़ताल पर जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उस चीज को मेंटेन रखना करना एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। ही शुड बी प्रेज्ड फॉर दिस, दैट एट लीस्ट देयर इज नो सेल ऑफ लिकर इन द स्टेट। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं आपका देखिए, तो रिसोर्सेज की बात आई, वहां से निकल आया कि रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज की ये लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए जब से है तब से ये विशेष राज्य का दर्जा वाली बात जो है बहुत साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं। उसके बावजूद अपना फंड्स को ही इस शराबबंदी के द्वारा बहुत ही कम कर देना, तो ये बहुत बड़ा जोखिम का बात था, लेकिन उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इसलिए लोगों का समर्थन भी है उनको। जो करिएगा तो लोग जो है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये देखिए यहाँ पर यही फंड्स की जो बात आ रही है कि फंड्स आफ्टर भी, अब देखिए इसी कहीं ना कहीं इसी मजबूरी में फिर से भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। कहीं ना कहीं यही मजबूरी रही, देखे कि जब भाजपा से अलग हो गए तो फंड आना मुश्किल हो गया सेंटर से, तो काम धंधा में दिक्कत आने लग गई, हर तरह के डेवलपमेंट का काम रुकने लग गया। तो फिर देखिए मजबूरी हुई तो फिर से टाई अप कर लिया। तो देखिए जो लोग, बहुत मजाक उड़ाया गया चुनाव में पलटू राम कह के नीतीश कुमार जी का, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि किसके लिए मिला नीतीश कुमार भाजपा से? क्या आपके लिए नहीं मिला? क्या आपका काम नहीं हो रहा है? ये आम आदमी जानता है ना, उतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं है सब। आप बताइए कि नीतीश कुमार किसके लिए बैंक बैलेंस जोड़ रहा है? क्या किसी परिवार, ऐसा तो है नहीं। आप अगर उनका पर्सनल लाइफ जानते होंगे तो इट इज मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि उनका किसी रिलेटिव को या बेटा को या कोई ऐसा कि बहुत पैसा हो या कुछ हो। और पत्नी तो अलग हो गई थी तो उनसे मर गई बेचारी जो है। तो आखिर अगर ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ही इज चेंजिंग, पलटू राम आप कह रहे हैं, लेकिन आखिर वो किसके लिए पलट रहा है? ठीक है आप कहते हैं उसका एक बेनिफिट है कि भाई ठीक है अपना गद्दी है, अपना कुर्सी है, सीएम है, लेकिन सीएम बन के काम तो कर रहा है। इतना काम हो रहा है आपका, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ है, चल रहा है। टीचर्स का हुआ अपॉइंटमेंट, इतना सारा भर्ती, और टीचर्स का ही नहीं बहुत तरह का भी भर्ती हो रहा है। आप देखिएगा बीपीएससी के साइट पे आपको दिखेगा कितना तरह का एग्जाम्स चल रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो आखिर अब ये जो काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है या बहुत तरह का काम जो राज्य में चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा आ रहा है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्य का पैसा है वो रिलीज कर रहा है, तो काम हो रहा है। तो आखिरकार वो कैसे पैसा आने लग गया? जब भाजपा से मिले तो फिर से पैसा आने लग गया। तो आखिर ये किसके लिए मिल रहा है, किसके लिए पलट रहा है, ये लोग नहीं समझ में आता है। बड़ा आसान होता है कि मजाक बना दिया नीतीश कुमार का, पलटू राम पलटू राम। अरे भाई सोचो वो किसके लिए, तुम्हारा ही भला हो रहा है, तुम्हारे ही राज्य का विकास हो रहा है, तुम्हारा ही सड़क बन रहा है, तुम्हारा ही बिजली सुधर रहा है, तुम्हारे स्कूलों में बच्चों को फैसिलिटीज मिल रही है। फंड नहीं आएगा तो तुम्हारा ही जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये समझ नहीं है, क्या कहा जाए। तो गवर्नमेंट को जो है, इसीलिए अब अखबार पढ़ेगा लोग नहीं, जानकारी लेगा नहीं, समझेगा नहीं, खाली बस है कि अपना वोट दे देना है जाति के नाम पर कि हाँ इसको वोट दे दिया उसको वोट दे दिया। बहुत अच्छा, मैं आपको एक शेयर करूंगा प्रियंका गांधी का, मैंने भी एक स्पीच सुना छोटा सा, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। इसको भेज दीजिएगा अभी। हाँ, उनने कहा कि लोगों से कहा कि आप वोट करो, आपको वोट एक शक्ति मिली है, देश के द्वारा आपको एक ही शक्ति दी गई है, वो है आपका वोट।
तो आप अपने फायदे के लिए उसको वोट करो। आपको जो दिक्कत है, आप कहते हो हमको बिजली नहीं है, हमको शिक्षा नहीं मिलता है, हमको स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, तो आप उसके लिए वोट करो ना। आप उसको वोट करो जो आपको बिजली दे, जो आपको, और जो दे रहा है उसको वोट दो। वोट ही तो आपको एक ताकत मिला, उसको अपना ढंग से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वहाँ आप जो है बिना सोचे समझे किसी को वोट दे आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भाई हमको बिजली नहीं मिल रहा है, हमको। तो जो आपको बिजली नहीं दे रहा है, जो आपको खाली आ रहा है, एक बार प्रणाम कर रहा है, ठग रहा है, आप उसमें वोट दे दे रहे हो, और उसके बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं देता है आदमी, उसके पीछे आप भागते रहते हो। बहुत अच्छा स्पीच बोली है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर। तो वो होना चाहिए नेताओं में। नेताओं में ये होना चाहिए कि हाँ, काम करिए, ठीक है। आप तो मोदी है, मोदी काम कर रहा है, तारीफ है। मोदी का भी तो पर्सनल अचीवमेंट है कि आज भाई देश ही नहीं दुनिया का एक नामी प्रधानमंत्री बन गया। दुनिया में नाम हुआ, नरेंद्र मोदी भारत का एक प्रधानमंत्री है भाई, इतना एक्टिवली हर देश के साथ कोऑपरेट कर रहा है, सब जगह काम कर रहा है। और कहाँ से वो शुरुआत हुआ? कोई बड़े परिवार का था, कोई कहीं हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था? नहीं, एक साधारण गरीब परिवार में पैदा हुआ था। तो वहाँ से आज यहाँ तक वो आया, अपने संघर्ष से आया, बना, पर्सनल अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स का, हम कहते हैं ठीक है पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहा है। पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो देश के विकास के लिए कर रहा है, लोगों के विकास के लिए कर रहा है, लोगों के भले के लिए कर रहा है। लोगों का सपोर्ट देखिए हर जगह, मोदी मोदी मोदी। पहली बार ऐसा हमको नहीं है कि मतलब बताइए, मोदी के नाम पर पूरा देश में वोटिंग होता है। छोटा से बड़ा चुनाव में मोदी के नाम पर वोटिंग होता है। इतना जो है नाम किसको मिला था? इधर हाल फिलहाल के हिस्ट्री में तो किसी को इतना नाम नहीं मिला था, इंदिरा गांधी के बाद अगर कहा जाए तो मोदी का भी अपना पर्सनल है कि हाँ, एक इतिहास, एक मैन ऑफ हिस्ट्री हो गए। हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि मोदी जैसा लीडर इस देश में आया था। और देश को भी ये है कि देश के लिए किया बहुत कुछ अच्छा काम, बहुत सारा पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट काम हुआ, बहुत ही पॉजिटिव काम हुआ, सुधार हुआ, देश सरकार में सुधार हुआ, देश का हमारा इमेज एक वर्ल्ड ओवर इम्प्रूव हुआ। लोगों ने गलत काम बहुत सारा जो है बंद हुआ, जो गलत चीज़ें हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, और समाज में बहुत सुधार हुआ, धर्म को लेकर सुधार हुआ, बहुत तरह की चीज़ है वो हुआ है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। मैं ऐसा नहीं कि नहीं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा हमें एक पॉजिटिव, एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि खाली जो कहिए कि हाँ भाई जाति के नाम पर वोट दीजिए, भले वो आपको काम करे या नहीं करे, दैट आई डू नॉट सपोर्ट। तो उसमें ही नेताओं का है, उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई आप वोट दो ना, आप बिजली पानी के लिए वोट दो, आपको जो दे रहा है उसको कोई भी। और वो ये नहीं कहती कि हमें वोट दो, वे नहीं कहती कि आप कांग्रेस को, वो कहते जो आपको मिला है, आपको ये वोट देने का शक्ति मिला, अधिकार मिला है, आप उसको सोच समझ के इस्तेमाल करो। जो आपको लगता है कि आपके फायदे में ये करेगा, उसको वोट दीजिए। तो दिस इज, तो यहाँ पर हम देख कह रहे हैं कि जो हम अपने यहाँ सरकार की बात कर रहे थे कि जो स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं बहुत सालों से, तो वो इसी के लिए है। किस लिए? ताकि फंड्स हमें मिले। उसी मजबूरी में उन्होंने, देखिए कि फिर से बीजेपी के साथ सरकार भी बनी, जो बीच में इतने ज़्यादा दोनों में मतलब एक एनिमोसिटी हो गई थी, एक दुश्मनी का भाव हो गया था, जहां भाजपा क्रिटिसाइज कर रही थी जदयू को, फिर से दोनों जो है एक साथ कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो किस लिए? कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट का था कि भाई सारा काम रुक जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री का जो चल रहा था कि हाँ सारा काम करा रहे हैं, सब रुक जाएगा क्योंकि पैसा नहीं रहेगा। तो मजबूरी था मिलना भाजपा से, तो भाजपा से मिल गए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको पब्लिकली कि हाँ भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि अभी भाजपा का समय है, अभी भाजपा केंद्र में, हम अगर भाजपा से अलग रहेंगे तो मेरी यहाँ सरकार गड़बड़ा, यहाँ बिहार का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वी मस्ट सपोर्ट सच अ गवर्नमेंट। ऐसी सरकार को हमें भी समर्थन देना चाहिए जो लोगों के भले के लिए काम करे, सबके लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ वो उसके लिए, उसके, जो राज्य के भले के लिए काम करे, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कहीं भी उसको हमें समर्थन देना चाहिए। देखिए इसी में कहा जा रहा है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर इज इसेंशियल।
by providing status of special states, more assistance from the center can be provided to them। कहा जा रहा है कि अगर स्पेशल स्टेट का उनको स्टेटस मिलता है तो सेंटर से उनको और ज़्यादा असिस्टेंस यानी मदद, एड यानी मनी, फंड्स मिलेगा। आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन गेटिंग दिस स्पेशल असिस्टेंस। जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जो हैं उन सबको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलने से जो है उनको ज़्यादा फंड्स मिलता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा जो है डेवलपमेंट अपना कर पाए हैं। तो उसी की तरह ये भी कहते हैं कि हमें भी आप बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दीजिए। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिहार हैज़ बीन कंसिडर्ड अ बैकवर्ड स्टेट। आर्थिक नज़रिए से देखें तो बिहार को एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। आफ्टर द बिहार झारखंड पार्टीशन ऑन 15th November 2000, many of the mineral rich areas went into Jharkhand state and Bihar was left with some industries and fertile lands। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 को, देखिए 15 नवंबर हमारा है फाउंडेशन डे भी उसको कहते हैं, तो बिहार दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है। तो याद रखना है बिहार दिवस कब है, 15 नवंबर। उस दिन बिहार और झारखंड अलग हुआ था, तो नया बिहार जो आज का है वो 15 नवंबर को हुआ था। तो जब ये बटा 15 नवंबर 2000 को, मेनी ऑफ द मिनरल रिच एरियाज वेंट इनटू झारखंड। जो आपको बताया कि जो भी खान वाले जगह थे जहाँ जहाँ मिनरल्स पाए जाते थे वो सारे चले गए झारखंड में। बिहार वॉज लेफ्ट विथ सम इंडस्ट्रीज, मात्र कुछ एक उद्योग रह गए बिहार में, एंड फर्टाइल लैंड्स, और जो इसकी जो फर्टाइल लैंड है वो रह गई थी। लैंड जितनी थी, फर्टाइल एरिया थी गंगा वैली का, वो रह गया। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, lack of irrigation facilities, high rate of increase in population and poverty are some of the major concerns of Bihar। तो ये कहे जा रहे हैं, जो चिंता की बात है, ये कंक्लूजन के रूप में है हमारे डिस्कशन का, कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमारा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दूसरा, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था की कमी है। हालांकि ये सरकार, मैंने आपको बताया, काफ़ी काम किया है। तो इसी के लिए देखिए इकोनॉमिक सर्वे में इन्हीं सब का आपको डेटा मिलेगा कि पिछले साल में इरिगेशन फैसिलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट, कितना किया गया, कहाँ किया गया, कितने कैनाल्स में बने, कितने क्या बने, कितने टैंक्स, वो सब डेटा दिया जाता है। तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे में हर डेटा मिलेगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी कही जा रही है। हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारा तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड पावर्टी, और गरीबी, ये जो है हमारे लिए कुछ चिंता की बातें हैं बिहार के लिए। मोस्टली देर इज़ फ्लड इन नॉर्थ बिहार एंड फेमिन इन साउथ बिहार। लगभग हर साल नॉर्थ बिहार में फ्लड्स आते हैं, साउथ बिहार में सूखा पड़ जाता है। In 2008, the effect of the कोसी flood was devastating। 2008 का जो है कोसी का जो बाढ़ था, कोसी नदी का, वो बहुत ही तबाही वाला था। In these adverse conditions, development of roads, electricity, canals and health facilities need extra requirement। कहा जा रहा है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसी जो है जो कि हमारे विरोध में है सब सारी बातें, ऐसे हालत में जो है कि सड़कों का डेवलपमेंट करना, बिजली का डेवलपमेंट करना, कैनाल्स का डेवलपमेंट करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ में सुधार करना, इसके लिए फिर हमें क्या है कि और ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। द इंटरनल रिसोर्सेज आर अनएबल टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स। तो जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं कि हम इन सब ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारे यहाँ इतने ना, क्योंकि ना इंडस्ट्रीज़ हैं, ना उतना हमारा डेवलपमेंट है, ना उतने रिसोर्सेज हैं कि उनसे हम ये डेवलपमेंट अपने आप से कर सकें। सो दीज डेज मोर एम्फेसिस इज़ गिवन फॉर प्रोवाइडिंग स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट टू बिहार। इसीलिए आजकल जो है, जो सरकार है, नीतीश कुमार जी हैं, जो भी लोग हैं, वो बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगते रहते हैं।
सेवरल पॉलिटिकल एफर्ट्स वर मेड इन दिस रिस्पेक्ट। कहा ही जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कई बार राजनीतिक जो है कोशिश किया गया इसको पाने के लिए। नीतीश कुमार जी बहुत कई प्रधानमंत्रियों पहले भी मिल चुके हैं, मनमोहन सिंह और फिर इधर कि भाई आप जो है हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मोर असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस विल बी गिवन टू बिहार आफ्टर सिक्योरिंग द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट। कहा जा रहा है कि जब स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा तो हमें और ज़्यादा फंड मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, कई तरह के टैक्सों से भी छूट मिलेगा, विच विल एक्सिलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपमेंट इन बिहार, जिससे कि हमारा जो विकास का रेट है, दर है, वो तेज़ हो जाएगा, हमारा स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज कर जाएगा। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन गिविंग द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट टू बिहार। लेकिन ये भी देखिए कह दिया गया कि इसमें लेकिन कई सारे प्रैक्टिकल और प्रशासनिक बाधाएं हैं स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने में बिहार। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार भी मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए, वो अगर टैक्स सबका छोड़ते रहेगा तो उसका इनकम कहाँ से होगा। और भी कई तरह की इसमें कानूनी बाधाएं भी, आसान नहीं है स्पेशल स्टेट का दर्जा देना, उसके लिए कानून बनाना होगा, और कानून बनाने में बहुत दिक्कत है। कोई कोई क्यों सपोर्ट करेगा, कोई राज्य ये क्यों चाहेगा कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिले। तो इसमें बहुत तरह की बाधाएं हैं जो आसान नहीं है देना, लेकिन कोशिश करते रहते हैं नीतीश कुमार जी या और जो भी लोग हैं सरकार या पार्टियों के। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने चिंता की कई बातें हैं, हालांकि सरकार उन सब मुद्दों पर काम कर रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर का एरिया हो, चाहे वो चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो एजुकेशन का इशू हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी देखिए बहुत सारा फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा। उद्यमी योजना, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग, रोज़गार धंधे वाले, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो रोज़गार बना सकें, कर सकें। तो किया जा रहा है, सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, रोड, सड़क, पानी, हर तरह की सुविधा पर काम किया जा रहा है। देखिए हर घर नल जल वाली योजना चल रही है कि सबको सप्लाई का वाटर सप्लाई, ये भी देखिए एक बड़ा स्टेप है, सभी घरों में सप्लाई का वाटर देना, तो ये भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो इस तरह काफ़ी कदम हमारे बिहार में भी सरकार उठा रही है, जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार उठा रही है। तो उसके लिए लेकिन हमको थोड़ा प्रयास सब लोग को मिल के करना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ कि बिहार का विकास है वो हम सबके प्रयास से होगा। हम एज ए स्टूडेंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज को कम करें। मैंने एक बताया जैसे आपको कि पानी का वेस्टेज कम करके हम एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ कम से कम अगर वो पानी की बचत करना ही शुरू कर दे तो एक अच्छा उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा बिहार के डेवलपमेंट के। हम पानी बिना सोचे बहा देते हैं, बिजली का जो है सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जब हम यूज़ कर रहे हैं तभी फ़ैन वगैरह चलाएं, नहीं यूज़ कर रहे हैं चले जा रहे हैं तो फ़ैन हम स्विच ऑफ करके जाएं। लेकिन ये नहीं है, बिजली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, क्योंकि हाँ ठीक है बिल तो हम देते ही हैं। तो बिल आप देते हैं सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो जा रही है, जो आप तो ऐसे ही पैसा है आपको तो आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, लेकिन जिसको पैसा भी नहीं है और बिजली भी नहीं है वो क्या करेगा बेचारा उसको, क्योंकि और बिजली है ही नहीं राज्य के पास देने के लिए। तो आप अगर बिजली सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो अगले को बिजली मिल जाएगी, जो गरीब व्यक्ति है उसको। तो हमें अगर हम इन चीज़ों पर ही थोड़ा सा काम करें कि बिजली की बर्बादी कम करें, सोच समझ के बिजली का इस्तेमाल करें, पानी का सोच समझ के इस्तेमाल करें, तो हम राज्य के डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो एक बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा और वृद्ध व्यक्ति कोई भी हो, वो इसमें, आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कोई बड़ा काम में होने चाहिए कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए, नहीं, मैं कहता हूँ हर कोई, पानी तो हर के पास है, चाहे गांव है, गरीब है, कहीं भी है पानी है, वो पानी को गंदा नहीं करे, नदी तालाब को गंदा नहीं करे और पानी को बर्बाद नहीं करे। और बिजली का इस्तेमाल सोच समझ के लोग करें, जितना ज़रूरत है उतना करें। एसी को ज़रूरी नहीं है कि हम 18 पे चलाएं, 20 पर चलाएं, हम एसी को 25, 26, 28 पर चलाएं, मैं 29 पर चलाता हूं।
तो आप अगर एसी को ज़्यादा कूलिंग नहीं उसका करिएगा अननेसेसरी, आपको कौन सा चाहिए कि बिहार में आप हिमालय का मज़ा ले रहे हैं? ये कौन सा ज़रूरी है कि बिहार में आप फील करें कि जैसे हम हिमालय में बैठे हुए हैं ठंड में? आप बिहार में हैं, रांची का मज़ा लीजिए कि हाँ भाई रांची जैसा ठंडक लगे, ठीक है, गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो उतना सफिशियंट है। आप एसी को चलाएंगे 18 पर 19 पर, तो एसी इतना बिजली लेगा, वो बिजली कहाँ से देगी सरकार? आप और आपको दे देगी तो गरीब को नहीं दे पाएगी। सड़कों पर अंधेरा हो जाएगा, सड़क पर अंधेरा होगा तो क्राइम हो जाएगा। तो हम बिजली पानी को ही अगर ध्यान से इस्तेमाल करें तो हम बहुत बड़े डेवलपमेंट हम राज्य का कर सकते हैं। जो इतना खर्च हो रहा है, इतना परेशानी हो रही है कि बिजली कहाँ से लाएं, बिजली कहाँ से लाएं, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वो जो है हम अपने एक छोटे से प्रयास से हर व्यक्ति करे तो दूर हो सकता है। तो इस तरह हम सब जो है छोटे छोटे तरीकों से अगर कंट्रीब्यूट करें तो बिना कोई स्पेशल स्टेट का जरिया हमको ज़रूरत नहीं होगा। फंड है हमारे पास है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार क्या करेगा? तो सरकार तो फंड मांग रहा है, सरकार को मांगने दीजिए। लोगों का कर्तव्य है कि अपने स्तर पर छोटी छोटी जो है समझदारी के बातों से वो हम राज्य का खर्च बहुत कम कर सकते हैं, और वो खर्च जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ हो जाएगा। सड़क पर चलिए तो सड़क पर जो है थोड़ा सा संभल के चलिए, अगले को भी वो नहीं कीजिए एक्सीडेंट, और अपना भी एक्सीडेंट नहीं कीजिए। तो हम उसमें भी बहुत कुछ जो इतना खर्च हो रहा है, बहुत तरह का बीमारियों पर खर्च हो रहा है इतना, तो उसमें हम थोड़ा संभल के रहें। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी दिमाग पर जोर नहीं देना पड़े, और जो मेरे मन में आए वो मैं करूं। तो फिर सरकार का बोझ बढ़ जाता है, सरकार का फंड कम हो जाता है। फिर होता है कि हॉस्पिटल में भीड़ बहुत है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो हमें फिर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप भी अवेयर हों और बताएं लोगों को, जहाँ भी हो सकता है उनके बीच में अवेयर करें इन चीज़ों को कि रिसोर्सेज को बचाएं। आपको कुछ नहीं करना है विशेष, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पानी को बर्बाद नहीं, आप ये ठान लीजिए कि हम पानी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। जहाँ कम पानी में काम चल सकता है वहाँ हम कम पानी में काम चलाएं, और बिजली जहाँ हम ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ हम ढंग से इस्तेमाल करें। बिजली जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, हमारा राज्य अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा मेजर रिक्वायरमेंट हमारा यही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। गंदगी नहीं करें, मोदी इतना दिन कर लिए स्वच्छता अभियान, गंदगी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाएं, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसीलिए इतना ध्यान मोदी ने स्वच्छता पर इसीलिए इतना ध्यान दिया था, क्योंकि लोग अगर आदत सुधार लिए तो एक बड़ा हिस्सा जो सैलरी, आज देखिए आज पटना में गाड़ियां चल रही हैं, मशीन से सफाई हो रही है सड़कों की, ट्रक जैसा मशीन रहता है जिसमें झाड़ू टाइप का लगा रहता है ऑटोमेटिक, और वो रोड को साफ करते चलता है इतना, और जो कि मशीनें करोड़ों की आती हैं। सोचिए कि सड़कों की सफाई के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लोग अगर ठीक से काम करते तो उन गाड़ियों की क्यों ज़रूरत पड़ती? लोग अगर सफाई करते, अब देखिए क्यों कर रहा है, क्योंकि सैलरी बहुत देना पड़ रहा है, और उसमें सैलरी नहीं देना पड़ेगा, गाड़ी से काम हो जाएगा। तो गाड़ियां मंगाई जा रही हैं रोड सफाई करने के लिए, पानी छिड़कवाने के लिए सड़कों पर गाड़ियां आ रही हैं। तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं, और उसकी जगह अगर लोग ठीक से काम करते, उनको नौकरी, लेकिन यही कि लोग को नौकरी दे दीजिए सरकारी नौकरी, तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सैलरी भी दे रहा है और पानी भी, उसका पैसा भी डूब रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे हाल में सरकार क्या करेगी? उसको मशीन ही लगाना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तुम रोज़गार मिलता है तो काम करते कहाँ हो? रोज़गार जब दिया जाता है तो काम करते नहीं हो, फिर तो हो जाते हो कि सरकारी नौकरी में आ गए तो हमको कोई हटा नहीं सकता है, जो मन आया करें। तो क्यों देगा सरकारी नौकरी? तो देखिए दोनों, सरकारी नौकरी देने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा होता है कि डेवलपमेंट होता है, नुकसान होता है कि लोग सरकारी नौकरी पाकर निश्चिंत हो जाते हैं, कोई काम धाम नहीं करना चाहते, तो के पाठक जैसे लोग की ज़रूरत पड़ती है फिर। तो इतने टीचर्स को देखिए नौकरी दिया सरकार ने, देखिए कितना बड़ा कदम किया कि लोगों को अपने घर के पास नौकरी दे दिया। बहुत से लोग हैं जिनको घर से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर उनका स्कूल है, वहाँ उनका पोस्टिंग मिल गया था पहले।
लेकिन आपको सरकार ने इतना अच्छा प्रोवाइड किया था नौकरी, तो आपको तो कम से कम बच्चों को पढ़ाना ना चाहिए था जी। आपको जब इतना अच्छा नौकरी मिल गई थी बगल में, तो आपको पढ़ाना लिखाना कम से कम बच्चों को चाहिए था। तो वहाँ फिर वो लोग आए इसमें कि नहीं भाई हम जाए पढ़ाएं क्यों, हम अपना टाइम पास करें, बच्चों का कौन फिक्र करता है। तो सैलरी भी ले रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। तो आज ये हालत हो गई चौपट सब स्कूलों की, तो फिर के पाठक जी को लगना पड़ा आज, और नए टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ा, और उनके साथ इतना कड़ाई किया जा रहा है। कड़ाई क्यों किया जा रहा है नए टीचर्स के साथ? क्योंकि पुराने टीचरों ने इतनी बेईमानी की है कि आज उन सब का बदला नए टीचरों से लिया जा रहा है। सुबह सुबह 6 बजे फ़ोटो खिंचा रहा है, अपडेट हो रहा है, पैसा कट रहा है, इतना टाइट हुआ पड़ा है कि भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं अटेंडेंस बनाने के लिए। क्योंकि पहले के लोग इतना ज़्यादा वो कर दिए, अति कर दिए, जब मन हो रहा आ रहा है, नहीं तो हफ्ता में 1 दिन जा रहे हैं अपना, और उस दिन सब अटेंडेंस बना के चला रहे हैं। ऐसी हालत कर आपको सरकार ने नौकरी दिया, नीतीश कुमार ने इतना अच्छा आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया घर के बगल में, और आप लोगों ने तमाशा बना दिया पूरे स्टेट का जो। और दिक्कत है कि कह नहीं सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि हम तो टीचर हैं, कह दे रहे हैं। नीतीश कुमार कहेंगे तो उनकी सरकार सब वोट गिरा देगा, मजबूरी अलग है, कह भी नहीं सकते हैं। सक्षमता परीक्षा का इसीलिए किया गया कि जो जो लोग हैं उनको कम से कम आप तो या तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, या आपको नौकरी छोड़ना पड़ जाएगा। तो देखिए वहाँ पर पॉलिटिकल सब शुरू हो गया, जो है धंधा, विरोध करना, प्रदर्शन करना, सरकार को वोट नहीं देंगे, तो फिर मजबूरी में वो सब हटाना पड़ा। अभी भी चल रहा है कुछ कुछ उस पर। तो कैसे, अगर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट का हम चाहते हैं मेरा राज्य डेवलप हो, तो उसमें हमको भी अपना योगदान देना पड़ेगा भाई। हम चाहते हैं हाँ स्टेट डेवलप हो, लेकिन हम कुछ नहीं करें, हम तो जैसे घोटाला कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, तो स्टेट कैसे डेवलप हो? तो नहीं होगा। तो ये जो है इन विचारों के साथ आज मैं आपको बिहार के डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या पहले किया गया है, क्या कारण थे कि बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, और क्या उसके लिए किया जा रहा है, और क्या और करने की आवश्यकता है। तो ये हमने इस टॉपिक को आज डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने आपको एक एक्सेप्शनल इस पर अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, एक्सेप्शनल, जो मैंने हर तरह का बात आपको बिल्कुल साफ साफ खोल के आपके सामने रख दिया, जिस फील्ड का जहाँ का जो है, जो बिल्कुल करंट लेटेस्ट एंड विथ डीप इंसाइट्स, बहुत गहरी समझ के साथ आपको मैंने सारी बातें खोल के आपके सामने हर फील्ड की रख दी है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप नोट से पूरा तैयार करके इसका क्वेश्चंस देख लेंगे, उसका एक लिस्ट बना लेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए आए हैं प्रीवियस ईयर मैंने आपको दे दिया है, उसमें सर्च करेंगे, जो जो तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको आप लिख लेंगे, और उसको समझ के उसको कोशिश करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो लिख के कोशिश करेंगे, आंसर मुझे दिखलाने की भी कोशिश करेंगे। आपको एक डिस्कशन हमने कर दिया कंप्लीट, नोट्स भी हैं इसमें रिटर्न, जो है जो मैंने बताया बहुत से मुद्दे जो नोट्स में नहीं हैं उनको भी आप नोट कर लेंगे। वो नोट कर लेंगे तब आपको याद रहेगा, वीडियो में रहने से काम नहीं होगा। उसको आप जब तक कॉपी में नोट नहीं करेंगे सुन के, तो तब वो आंसर में लिखा पाएगा कल को और बता पाएंगे इंटरव्यू में। तो उसको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, समझ लीजिए, बीपीएससी में आपको जाना है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, और पर्सनल आगे कैरियर, कोई भी आपसे यही पूछेगा कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। यस। हाँ, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने हर तरह का आपको इसमें इंसाइट दे दिया है, हर तरह के मुद्दों का समझ दे दिया है, विश्लेषण दे दिया है, कहाँ लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको मैंने समझा दिया है। इस टॉपिक को कोशिश करेंगे तैयार करके, इसके लिए एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, जो कुछ रिटर्न मटेरियल है और जो कुछ मेरे वीडियो में है जो मैंने समझाया है, उससे एक अच्छा आंसर लिख के एक नोट्स तैयार कर लेंगे, और क्वेश्चंस को कंपाइल कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह, एक साथ क्वेश्चन जो जो आए हैं इससे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस और बिहार से, और उसको समझ लेंगे। कहीं कोई दिक्कत हमसे डिस्कस कर लेंगे कि सर इस तरह से पूछा गया, इसमें क्या क्या लिखेंगे करके, आप क्वेश्चंस वो करके और हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके ही हम लोग, इसमें यही बचा हुआ है, और एक फिर इसमें है आगे टॉपिक है, एक और है, वो है डेवलपमेंट ऑफ बिहार, रोल ऑफ बिहार इन इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री।
वही है, थोड़ा सा देश के विकास में क्या बिहार का योगदान है ये भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। ये सब मतलब लिखने बोलने में या एस्से में बहुत जगह यूज़ में आने वाला टॉपिक है। कहीं भी बोलिएगा तो आपके बोली का प्रभाव होगा। तो आप इंटरव्यू है या और आगे भी कभी है कैरियर में, तो इन बातों को बोलिएगा, समझिएगा, तो लोग बड़ी आपका इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से, एक दो टॉपिक और बचा हुआ है फिर ये हमारा ख़त्म होगा, तो इसको अच्छे से। पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है उससे बात करना भी चैलेंजिंग होता है सर, देखिए तो देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, नहीं समझेगा ये सब बात। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, समझाने का तरीका होता है। देखिए, होता क्या है कि पढ़े लिखे को समझाना आसान होता है, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ को समझाना मुश्किल होता है। लेकिन आसान अब खोज, प्लास्टिक में पॉलिटिक्स होता है सर यहाँ पे। देखिए बात है कि मैं यही बता रहा हूँ कि आसान कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, हर किसी के लिए मुश्किल ही मिलता है। अब आपको जो मिलेगा, जिसको समझा, पढ़े लिखे को तो आप आसानी से समझा दीजिएगा, लेकिन आपको मिलेंगे ज़्यादातर ऐसे ही लोग जिनको, तो ठीक है मुश्किल है, लेकिन प्रयास सही ढंग से किया जाए, सही तरीके से, सही एग्जाम्पल से समझाया जाए। जैसे मैंने आपको बहुत तरह, इसलिए मैंने बहुत अलग अलग एंगल से आपको आम आदमी के नज़रिए से बहुत चीज़ों को समझाया है। आप ध्यान से सुनिएगा फिर से मेरी बातों को, तो आपको उसमें बहुत तरह का नज़रिया मिलेगा, जो मैं चाहे एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी की तरह या एक बिल्कुल आम आदमी के नज़रिए से, हर तरह के नज़रिए से मैंने आपको समझाता हूँ चीज़ों को। तो अगर एक आम आदमी को समझाना है तो उसका उसी के नज़रिए से समझाना पड़ेगा आपको, समझ गए। आप उसको हाई फाई ढंग से समझाने की कोशिश करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एक सामान्य या कम पढ़े लिखे आदमी को समझाना है तो आपको उसी के ढंग से, उसी के तरह जिन बातों को वो समझ पाता है उसी तरह से समझाना पड़ेगा। और यही क्वालिटी होता है कि जो अधिकारी होता है तो आईएएस बनता है, नहीं तो नेता जो होता है तो वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। राहुल गांधी में भी यही कमी है। देखिए, वो भी कहता है बातें, लेकिन वो उसको कहने का ढंग नहीं सही है, वो इस तरह नहीं कह पाता है तो कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता है। और लोग उसका मजाक मजाक तो जान के बीजेपी वाले चाहते नहीं कि कोई उनकी बात को सुने, समझे। तो वो चाहता है कि इसकी बात को कोई समझे ही नहीं, सीरियसली ले ही नहीं, वो अपने आप मजाक बन जाएगा। तो राहुल गांधी भी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन कमी है कि वो उस तरह से नहीं कह पाता है कि आम आदमी समझ सके। वो अपने आसपास में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के स्टाइल में बोलते रहते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता है और विरोधियों को मौका मिल जाता है मजाक बनाने का। और मोदी के पास सबसे बड़ा गुण यही है कि वो जो लोग हैं उन्हीं की तरह भाषण समझा देता है कि लोग समझ जाते हैं सारी बातें ठोक पीट, और वो उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। तो यही मैंने बोला कि जिस नेता में गुण होता है तो वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, जो लोगों की भाषा में उनको समझा सके हर बात को। और अधिकारी में जो है वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे आईएएस हो चाहे यहाँ हो, बन पाते हैं कि जो बातों को कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझा सके। इंटरव्यू में आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कितना ईजी ढंग से किसी भी मुद्दे को समझा सकें। तो ऐसे लोगों को ही एडमिनिस्ट्रेशन का उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। और जो नहीं समझा पाते हैं उनको स्पेशली उनको ऐसा जॉब में कि जो अपना चुपचाप ऑफिस में बैठ के काम करता रहे, उन लोग को इस तरह का जॉब मिलता है। जो लोग समझा पाते हैं ठीक से पब्लिक से डील, तो उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, इन सब का मिलता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको रैंक में जाना है तो आपको समझना होगा कि हम कैसे समझा सकें। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर तरह से एक एकेडमिशियन की तरह, एक आम आदमी की तरह, एक गरीब किसान की क्या सोच होती है, क्या ज़रूरत होती है, एक अनपढ़ आदमी क्या सोच होती है, एक युवा की क्या सोच होती है, हर तरह से मैंने कोशिश किया है आपको बातों को समझाने का। बाकी फिर भी आप, मैंने कहा क्वेश्चंस कंपाइल देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और जो जो डेवलपमेंट से बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे उनको लिख लीजिएगा और उसको देखिएगा कि उसमें क्या कुछ किस तरह से पूछा गया है। कहीं दिक्कत लगे उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, दिखाइएगा हमसे। ये प्रीवियस ये क्वेश्चन का जो आंसर सेट जो बन रहा है सर, लगभग बन गया है सर। अच्छा, वो जो कह रहे थे आंसर वाला, हाँ उस पर भी काम चल रहा है, बना है, थोड़ा सा बाकी है, हाँ वो भी लगभग बनने के स्टेज पर है। उसको भी आपको देंगे उसको, लेकिन अभी आप उस पर नहीं, आप अपने से पहले कोशिश कीजिए, हमसे लेने की जगह पहले अपने माइंड को एक्टिव कीजिए कि हम जितना पढ़ा रहे हैं उससे आप कितना लिख पा रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो आपको मॉडल हम आंसर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, वो तो आपको देंगे ही, लेकिन आप अपने को विकसित कीजिए। देखिए, आपकी परीक्षा है,
आपकी जांच है, आपको डेवलप करना है, आपको अपने आप को। तो पहले आप अपने आप को डेवलप करना की अपना राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए। मैं तो आपको देने के लिए हूँ ही, कभी मांगिएगा दे दूंगा मॉडल आंसर ये, बट उससे बेहतर होगा कि आप अपने आप को डेवलप करें पहले। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। तो ये नेक्स्ट लेसन कौन सा है? नेक्स्ट लेसन हम भेज देंगे इसके बाद का आपको। नेक्स्ट लेसन होगा हम लोग वही स्टेट एंड नेशनल इनकम भेज देंगे।